गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोरबी ब्रिज हादसे में आरोपी ओरेवा ग्रुप के जयसुख पटेल ने कोर्ट में सरेंडर किया, जेल भेजा गया। जी हाँ दोस्तों, मोरबी ब्रिज हादसे में आरोपी ओरेवा ग्रुप के जयसुख पटेल ने मंगलवार को मोरबी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है। इसी महीने गुजरात पुलिस ने इस केस में 1262 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। ब्रिज गिरने के मामले में जयसुख पटेल को मुख्य आरोपी बनाया गया था। 24 जनवरी को गुजरात के एक कोर्ट ने पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 30 अक्टूबर 2022 को हुए मोरबी ब्रिज हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस वजह से यूके ने किया सम्मानित। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए हाल ही में लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हालांकि इस अवार्ड को लेने के लिए पूर्व पीएम ब्रिटेन नहीं पहुंचे, लेकिन यह अवार्ड राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ NISAU यूके द्वारा दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह को सौंपा जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। भारत में ब्रिटिश काउंसिल और यूके के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ यूके द्वारा इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स का आयोजन किया जाता है, जहां ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले भारतीय छात्रों की उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। इसी दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। इज्जत घर का भी नाम बदलकर अमृत सुसु घर कर दो, मुगल गार्डन पर बोले अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किए जाने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कन्नौज पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मैं तो कहूंगा कि इस एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का नाम भी अमृत एक्सप्रेसवे कर दो। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हो सकता है कि हमारा आपका नाम भी अमृत कर दिया जाए। इससे भी बड़ा सवाल है कि कल हमको मंदिर दर्शन नहीं करने दिया। यह बीजेपी के लोग तय करेंगे कि कौन क्या करेगा। मुगल गार्डन का नाम बीजेपी तय करेगी। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो काम सपा के हैं उनका भी नाम बदल दो। अमृत म्यूजियम कर दो, अमृत इंजीनियरिंग कॉलेज कर दो, अमृत सुसु घर कर दो। क्यों इज्जत घर नाम रखा हुआ है? पुलिस कस्टडी में हुई बलवंत सिंह मौत के मामले में अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग बलवंत सिंह के परिवार की मदद नहीं कर पा रहे हैं। उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी तक नहीं दी गई, जबकि वह उनकी जाति के ही हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। पीएम केयर्स भारत सरकार का फंड नहीं, इसे पब्लिक अथॉरिटी नहीं मान सकते, पीएमओ ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि पीएम केयर्स फंड भारत सरकार का फंड नहीं है और इसे पब्लिक अथॉरिटी नहीं मान सकते। पीएमओ के अवसर सचिव की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है और यह भारत के संविधान, संसद या किसी राज्य विधानमंडल के कानून के तहत नहीं बनाया गया है। पीएमओ ने समन्वयक गंगवाल की ओर से दायर याचिका का विरोध किया, जिसमें उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत पीएम केयर्स फंड को सरकारी फंड घोषित करने की मांग की थी। हलफनामे में कहा गया है कि ट्रस्ट के कामकाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। पीएमओ ने आगे कहा कि पीएम केयर्स फंड केवल व्यक्तियों और संस्थाओं की ओर से स्वैच्छिक दान स्वीकार करता है। ये किसी भी बजटीय प्रावधान या लोक उपक्रम के बैलेंस शीट से आने वाले पैसे को स्वीकार नहीं करता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। विशाखापट्टनम होगी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम होगी। मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने नई राजधानी के नाम की घोषणा कर दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य की राजधानी को विशाखापट्टनम हस्तांतरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा कि वह अपना कार्यालय विशाखापट्टनम में हस्तांतरित करेंगे। 23 अप्रैल 2015 को आंध्र प्रदेश ने अमरावती को अपनी राजधानी घोषित किया था। फिर 2020 में राज्य ने 3 राजधानी शहर बनाने की योजना बनाई, जिसमें अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल शामिल थे। दोस्तों मार्च में विशाखापट्टनम होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी संबंधी बैठक को संबोधित करते हुए रेड्डी ने कहा कि वह आने वाले महीनों में बंदरगाह शहर में अपना कार्यालय स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि यहां मैं आपको विशाखापट्टनम में आमंत्रित कर रहा हूं, जो आने वाले दिनों में हमारी राजधानी बनने जा रहा है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरजेडी के सीनियर नेता ने शराबबंदी को बताया दलितों पर अत्याचार वाला कानून, सरकार को दी नसीहत। जी हां दोस्तों, बिहार में जारी शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद से ही सवाल उठ रहे हैं। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सरकार के द्वारा लागू शराबबंदी का विरोध कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तो इसे ड्रैकोनियन कानून तक कह दिया है। अब इस पर सवाल उठा रहे हैं बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और राजद नेता उदय नारायण चौधरी। उन्होंने शराबबंदी कानून की आड़ में पासी और मुहस्सर समुदाय पर हो रहे अत्याचार का मामला उठाया। बिहार में शराबबंदी कानून पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और राजद नेता उदय नारायण चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि शराबबंदी कानून को लेकर जो सख्ती अपनाई जा रही है पूरी ताकत से उससे अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। पासी और मुहस्सर समुदाय के हजारों लोग जेल गए, सब लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, सब गरीब और पिछड़े हुए हैं। उनकी परेशानी को देखते हुए पासी और मुहस्सर समुदाय के लोगों में कैसे जागृति लाई जाए, हमें इस पर बातचीत करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में ब्लास्ट के बाद गम और गुस्सा, मरने वालों का आंकड़ा 100 के करीब पहुंचा, घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पेशावर की पुलिस लाइंस में सोमवार को हुए फिदायीन हमले में मरने वालों का आंकड़ा 95 हो गया है। मस्जिद में नमाज के दौरान हुए धमाके में घायलों की तादाद भी 221 हो चुकी है। यह आंकड़ा मलबे से निकाले गए लोगों की वजह से बढ़ा है। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा राज्य की राजधानी है। यहाँ के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहम्मद आजम खान ने हमले के बाद आज प्रांत में एक दिन के शोक का ऐलान किया। इसी बीच भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने हमले के पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। बागची ने मंगलवार को ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि भारत पेशावर में हुए फिदायीन हमले की कड़ी निंदा करता है। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एयर इंडिया पेशाब कांड में शंकर मिश्रा को जमानत, पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाया फैसला। 6 जनवरी से जेल में था आरोपी। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को जमानत मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को उसे 1 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पर छोड़ने का आदेश दे दिया। वह 6 जनवरी से पुलिस कस्टडी में है। दोस्तों, जमानत पर फैसला एडिशनल सेशन जज हरजोत सिंह भल्ला ने सुनाया। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली पुलिस ने मिश्रा पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए जमानत याचिका का विरोध किया था। दोस्तों, आरोपी शंकर ने पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में नशे में एक महिला पर पेशाब कर दिया था। केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट में हुई दलीलें सुनने के बाद जस्टिस भल्ला ने कहा था कि जांच एजेंसी ने जिस गवाह का नाम लिया है वह उसके पक्ष में ही गवाही नहीं दे रही है। दोस्तों, डीजीसीआई ने इस घटना के बाद एयरलाइन पर 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अडानी टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से हो गए बाहर। शेयरों में गिरावट से एक हफ्ते में $35.5 बिलियन घटी नेटवर्थ 84.4 बिलियन डॉलर पर आ गई। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। ब्लूमबर्ग मिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक एक दिन में अडानी को $8 बिलियन का नुकसान हुआ। 29 जनवरी को उनकी नेटवर्थ $92.7 बिलियन थी, जो सोमवार को घटकर $84.4 बिलियन पर आ गई। इससे अडानी इंडेक्स में 11वें स्थान पर आ गए हैं। दोस्तों, 20 नवंबर 2022 को अडानी की नेटवर्थ $150 बिलियन पर पहुंच गई थी। वहां से अडानी की नेटवर्थ अभी $65.6 बिलियन नीचे है। वहीं एक हफ्ते में अडानी की नेटवर्थ में $35.6 बिलियन की कमी आई है। दोस्तों, गौतम अडानी का ग्रुप भारत में सबसे बड़ा पोर्ट ऑपरेट करता है। ये ग्रुप भारत का सबसे बड़ा थर्मल कोल प्रोड्यूस और सबसे बड़ा कोल ट्रेडर भी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सेना के अफसरों पर एडल्ट्री के तहत चल सकता है मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में एडल्ट्री कानून को असंवैधानिक करार देते हुए खत्म कर दिया था। तब के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा द्वारा वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया था, लेकिन उस फैसले के बाद केंद्र सरकार द्वारा कोर्ट से एक स्पष्टीकरण मांगा गया था। जानने का प्रयास किया गया था कि क्या 2018 वाला फैसला सेनाओं पर भी लागू होता है, क्योंकि उनका खुद आर्म्ड फोर्स एक्ट होता है जिसके तहत एडल्ट्री अभी भी जुर्म है। अब दोस्तों, जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान बेंच ने साफ कर दिया है कि 2018 वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला आर्म्ड फोर्सेस को लेकर नहीं था। बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि एडल्ट्री को लेकर जो पहले फैसला दिया गया था उसमें सिर्फ आईपीसी की धारा 497 और सीआरपीसी की धारा 198(2) पर फोकस किया गया था। कोर्ट को आर्म्ड फोर्सेस एक्ट के प्रावधानों पर चर्चा करने का कोई मौका नहीं मिला था। वैसे भी इस कोर्ट द्वारा एडल्ट्री का कोई समर्थन नहीं किया गया था। कोर्ट ने तो माना है कि वर्तमान समय में ये एक समस्या हो सकती है। यहां तक कहा गया है कि शादी तोड़ने का कारण एडल्ट्री हो सकता है।